नैतिक शिक्षा भाग 2 पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित ऑडियो 22। नारी उत्कर्ष हेतु प्रबुद्ध नारी आगे आए। भारतीय धर्म और संस्कृति ने नारी का दर्जा नर से ऊंचा माना है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव की युक्ति में देवताओं की गणना करते हुए पहले माता, फिर पिता, फिर आचार्य की गणना है। भगवान के साथ उनकी सहधर्मिणी शक्ति का नाम प्राथमिकता के साथ जुड़ा रहता है। लक्ष्मी नारायण, सीताराम, उमा महेश, सची पुरंदर, सिद्धि गणेश आदि युग्मों में नारी पहले और नर पीछे हैं। हिंदू धर्म के आदि व्यवस्थापक मनु ने नारी की वरिष्ठता का प्रतिपादन करते हुए कहा है, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। प्राचीन काल की और आज की नारी में आकाश पाताल जैसा अंतर हो गया। तब वह हर क्षेत्र में नेतृत्व करती थी और पूज्या थी, पर आज भी वह पद दलित बनी बेतरह कराह रही है, मानो वह कोई अविश्वस्त अक्षम्य अपराधिनी हो। पालतू पशु मुख खोलकर घर में रह सकते हैं और बाजार में घूम सकते हैं, पर स्वर्ण और ऊंचे कहे जाने वाले परिवारों की नारियों को पर्दे के भीतर रहना पड़ता है। गाय मारने वाले हत्यारों को प्रायश्चित में मुंह ढक कर 1 वर्ष तक रहने का पहले प्रचलन था। उन्हें कलंकी कहते थे। वे किसी को अपना मुख नहीं दिखाते थे। गाय ना मारने पर भी भारतीय नारी को गौ हत्यारी की तरह आजीवन मुंह ढक कर रहना पड़ता है। पुरातन पंथियों के यहाँ पर्दा मर्दों की नाक का प्रश्न बना हुआ है। यदि वे पर्दा ना करें तो समझना चाहिए कि उस घर के मर्दों की नाक कट कर गिर पड़ेगी। आनंद स्वामी पंजाब के एक गांव में लोगों को स्त्री शिक्षा के लाभ समझा रहे थे। एक बूढ़ा आदमी बोला, महाराज, शास्त्र की आज्ञा है कि स्त्री को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अन्यथा वह दूषित हो जाती है। आनंद स्वामी ने पूछा, पानी तालाब का अच्छा होता है या नदी का? बूढ़ा बोला, महाराज, घिरा रहने के कारण तालाब का पानी गंदा हो जाता है, पर नदी का जल चलता रहता है, इसीलिए स्वच्छ रहता है। आनंद स्वामी बोले, अब बताओ, जो स्त्री घर में कैद रहेगी वह अच्छी होगी या जो सामाजिक जीवन में भाग लेने वाली होगी वह? बूढ़े को कोई उत्तर देते नहीं बना। लड़की और लड़के के बीच आकाश पाताल जैसा अंतर किया जाता है। लड़की का जन्म घर भर में उदासी और चिंता का कारण माना जाता है और लड़का जन्मते ही ढोल बजते और बतासे बटते हैं। लड़कों से लड़कियां पिटती रहती हैं और माँ बाप हंसते रहते हैं। दोनों के भोजन और वस्त्र में बहुत अंतर रखा जाता है। मनोरंजन, खेल कूद की सुविधा केवल लड़कों को है। विवाह शादी के वक्त यह अंतर और भी विभत्स रूप धारण करता है। बूढ़ी गाय दान करनी हो तो पंडा साथ में चारे दाने के लिए दक्षिणा मांगता है। लड़कियां बूढ़ी गायों की तरह हैं, जिन्हें किसी को दिया जाए तो यह कहा जाता है कि इस निरर्थक कूड़े को घर में तब घुसने देंगे जब बड़ी से बड़ी रकम उसके चारे दाने को दहेज में और दी जाए। यह नारी जाति का निशंस अपमान है। लक्ष्मी के रूप में जिस देवी का, जिस निस्वार्थ परोपकारिणी का प्रवेश परम मंगलम और सौभाग्य माना जाना चाहिए था, उसी को लेने में लोग सीधे मुंह बात नहीं करते और 1000 तरह के नखरे दिखाते हैं। यह कितनी निर्लज परिस्थिति है। विधवा होने पर तो वह एक प्रकार से विशुद्ध कलंकनी बन जाती है। उसे छूना, मुंह देखना, अच्छा खाना, पहनना, हंसना, बोलना सब कुछ निषिद्ध कर दिया जाता है, मानो उसी ने पति को जानबूझकर हत्या की हो। एक व्यक्ति महर्षि कर्वे के पास आया और उनके नारी उत्थान अभियान की आलोचना करने लगा। महर्षि ने कहा, एक बात बताओ, गाड़ी में दोनों पहिए एक से हो तो अच्छी चलेगी या पहिए छोटे बड़े हो तो? वह व्यक्ति बोला, वाह, यह तो साधारण आदमी भी जानता है कि असमान पहिए वाली गाड़ी चलना तो दूर लुढ़क पुढ़क जाएगी। कर्वे बोले, मेरे भाई,
जब असमान पहियों वाली काठ की गाड़ी ठीक प्रकार से यात्रा नहीं कर सकती, तो दलित स्त्रियों वाले परिवार की ही किस तरह उन्नति कर पाएंगे। वह व्यक्ति करवे का मुंह ताकता रह गया। आधे शरीर को लकवा मार जाने पर जो दुर्दशा शरीर की होती है, वही हमारे समाज की हो रही है। अशिक्षित, अविकसित और पद दलित नारी किसी के लिए भी सुखकर नहीं हो सकती। अपनी योग्यता के कारण वह अपना शरीर, मन, स्वभाव और कर्तव्य दोष दुर्गुण युक्त और रुग्ण रखेगी। पति को प्रसन्न रखने, उसके कार्यों में हाथ बटाने और बोझ हल्का करने के संबंध में उसे कुछ ज्ञान ही ना होगा, उसने कुछ सीखा जाना ही ना होगा, तो बेचारी करेगी भी क्या। बच्चों का प्रजनन तो हर मादा कर सकती है, पर उनका निर्माण और विकास करना माता का काम है। माता का उत्तरदायित्व संभालने के लिए उसका शिक्षित, सुविकसित और सुसंस्कृत होना आवश्यक है। आज के घुटन भरे वातावरण में कोई नारी अपने शारीरिक, मानसिक, दाम्पत्य, पारिवारिक, शिशु निर्माण एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का भार उठा सकती है, यह सोचना ही व्यर्थ है। अविकसित नारी स्वयं ही एक समस्या बनकर रहेगी। समय आ गया है कि विपन्नता को सुधारा और बदला जाए, नारी की उत्कृष्टता को समझा और उसके प्रति आदर, कृतज्ञता एवं सहायता का भाव रखा जाए। 2000 वर्ष की पद दलित स्थिति के कारण नारी को जो क्षति पहुंची है, उसकी पूर्ति के लिए अभ्यास सहित अधिक सद्व्यवहार पाने का उसे भी अधिकार है। लड़कों की अपेक्षा हर क्षेत्र में लड़की को अधिक सुविधाएं मिलनी चाहिए और नारी के विकास का क्रम तीव्र गति से अग्रगामी करने के लिए उसे पुरुषों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। तभी तो वर्तमान विषमता का अंत हो सकेगा। हर विचारशील व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने समाज की आर्धंग मूर्छा को दूर करने का प्रयत्न करे और वे सब परिस्थितियां उत्पन्न करे जिनसे नारी भी नर के समान ही समर्थ और क्रियाकुशल बनकर समाज की अभिनव रचना के समान रूप में योगदान दे सके। एक व्यक्ति स्त्री शिक्षा, स्त्रियों को पर्दे से बाहर लाने और उन्हें पूजा पाठ की इजाज़त देने का सख्त विरोधी था। वह महर्षि दयानंद के पास गया और स्त्रियों के खिलाफ ना जाने क्या क्या बकने लगा। महर्षि ने कहा, मान्यवर, क्या आप अपना एक पैर रस्सी से बांध लेने देंगे? वह बोला, पाँव बंधा दूंगा तो चलूंगा कैसे, घर कैसे जाऊंगा? तब दयानंद हंसे और बोले, समाज का आधा भाग एक पैर स्त्रियां रूढ़ियों की रस्सी से बांध दी जाए तो भारतीय समाज प्रगति कैसे कर सकेगा? वह आदमी बहुत प्रभावित हुआ और उस दिन से स्त्रियों की समान उन्नति का समर्थक बन गया। सर्वांगीण विकास की दिशा में प्रथम कदम हमको नारी उत्कर्ष के लिए प्रबल प्रयत्नों की योजना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कहना ना होगा कि इस संदर्भ में पुरुष जाति को पाप प्रायश्चित की तरह नारी उत्कर्ष के लिए बड़ी से बड़ी सुविधाएं देने की तैयारी करनी होगी। नारी को स्वयं भी इस अभाव की पूर्ति के लिए बढ़ चढ़कर योगदान देना चाहिए। अपने उत्कर्ष के लिए हर किसी को प्रबल प्रयत्न करने पड़े हैं। आज की नारी के सामने भी कर्तव्य की यह विकट चुनौती सामने खड़ी है। आवश्यकता ऐसी बहादुर नारियों की है जो अपने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को लात मारकर महिला कल्याण के महान यज्ञ में अपने जीवन का उत्सर्ग कर सके। अपने देश में शिक्षित नारी की संख्या बढ़ती ही जाती है, पर उनमें से कुछ ही ऐसी निकलती हैं जो अपने वर्ग की दयनीय दुर्दशा के लिए कसक अनुभव करे और उन्हें उठाने के लिए बहादुरों जैसी चिंतन प्रक्रिया अपनाए। विवाह की इच्छा स्वाभाविक है, पर अपने वर्ग की दुर्दशा मिटाने के लिए उस सुख को लात मार देना भी अस्वाभाविक नहीं है। आज तो सुशिक्षित महिलाओं में से बहुतों को दहेज जैसे अभिशापों के कारण अविवाहित रहने के लिए विवश होना पड़ता है। ये लड़कियां भी नौकरी करती, पेट पालती और विलासिता के कुछ अधिक साधन जुटा लेने भर के गोरख धंधे में पड़ी हुई हैं। घर कुटुंब वालों के लिए आमदनी का साधन मात्र बनकर जिंदगी गुजारती है।
काश इनमें से कुछ के मन में अपने वर्ग के प्रति करुणा भरी कसक जग सकी होती तो निसंदेह वे रूखी सूखी रोटी खाकर अपने निरर्थक और नीरस जीवन को नारी उत्कर्ष की सेवा साधना में लगाकर धन्य बना सकती थी। कितनी ही विधवाएं, कितनी ही परित्यक्ताएं हैं जो अपने लिए और अपने आश्रयदाताओं के लिए भारभूत बनकर जी मर रही हैं। यह बहुमूल्य जीवन यदि महिला कल्याण के लिए नियोजित हो सका होता तो परिस्थितियां वैसी ना होती जैसी आज दिख रही है। कितनी ही सुसंपन्न महिलाएं ऐसी हैं जिनके घर प्रचुर सुविधा साधन हैं, नौकर चाकर रहते हैं और जिन्हें बहुत सा समय खाली काटना पड़ता है। उन्होंने अन्य लोगों की तरह यदि शौकिया रूप से भी महिला मंडल का काम संभाला होता तो अनेकों को इनका अनुकरण करने की प्रेरणा मिलती। नारी उत्थान आंदोलन जो अपने देश में बड़े आदमियों की घरवालियों का चोचला भर बन कर रह गया है, यह एक प्रखर क्रांति का रूप धारण कर सकता था यदि उसमें कर्मठ, त्यागी, बहादुर और दर्दमंद प्रबुद्ध महिलाओं का समुचित योगदान मिल सकना संभव हुआ होता। शिव देवी शास्त्री जिस स्कूल में पढ़ाती थी, वहाँ की लड़कियों ने एक दिन शिकायत की कि जब वे गलियों से निकलती हैं तो दुष्ट युवक अश्लील आवाज़ कसी करते हैं। उनका प्रतिरोध करने की अपेक्षा अन्य लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। इस पर शिव देवी ने लाठी उठाई और उस दिन लड़कियों के साथ स्वयं गई और गुंडों ने जैसे ही आवाज़ कसी कि उन्होंने लाठी फटकारी। सैकड़ों लोग उनके सहायक उधर आए और गुंडों की पिटाई की। उस दिन से किसी ने भी लड़कियों को छेड़ने की हिम्मत नहीं की। समय की मांग है कि बिना वक्त गंवाए नारी उत्थान का एक प्रचंड आंदोलन खड़ा किया जाए। पुरुषों को उसके लिए पृष्ठभूमि तैयार करनी चाहिए, पर आगे नारी को ही आना पड़ेगा। बागडोर उसे ही संभालनी चाहिए और नेतृत्व उसे ही करना चाहिए। ऐसी सुशिक्षित महिलाएं जिनके कंधे पर पारिवारिक उत्तरदायित्व का बहुत बोझ नहीं है, आगे आएं और ऐसी महिलाओं की खोज निकालें जिनमें सेवा की बीजांकुर मौजूद हों और जिनमें बहादुरी तथा प्रतिभा की रोशनी थोड़ी बहुत तो टिमटिमाती ही हो। उन्हें साथ लेकर एक महिला मंडल संगठन कहीं भी तैयार किया जा सकता है। यह कार्य कथा, कीर्तन, भजन, सत्संग जैसे स्तर का भी रखा जा सकता है, जिससे पुरातन खंडी प्रकृति के लोग भी इस प्रकार के आयोजनों में अपनी महिलाओं को उसमें जाने और सम्मिलित होने की छूट दे सकते हैं। महिलाओं को उनके घर वाले चार दीवारी से बाहर कहाँ निकलने देते हैं, पर एक बार यदि थोड़ी थोड़ी छूट उन्हें मिलने लगी तो यह क्रम आगे चलकर इतना समर्थ भी हो सकता है कि वे समाज सेवा, शिक्षा तथा दूसरे मंगलमय कार्यों में योगदान दे सके। दूरदर्शी लोग तो स्वेच्छापूर्वक अपनी महिलाओं को ऐसे संगठनों और आयोजनों में भेजेंगे, क्योंकि इससे उनकी प्रतिभा निखरेगी और उस प्रतिभा से अंततः वे अपने परिवार के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होंगी। बम्बई के सुप्रसिद्ध व्यापारी सेठ सोराब जी फार्म जी पटेल ने अपनी पुत्री भिकाजी कामा को खूब पढ़ाया लिखाया। श्री रुस्तम जी कामा के साथ विवाह कर दिया ताकि वह सुखी जीवन बिता सके, किंतु भिकाजी कामा को विलासी जीवन पसंद ना हुआ। उन्होंने सबके विरोध के बावजूद स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और पर्दे वाली स्त्रियों को रूढ़िवादी परंपराओं से मुक्ति दिलाकर उन्हें भी लोक सेवा के क्षेत्र में अग्रसर किया। तिरंगा झंडा भिकाजी कामा की ही देन है। कितने ही कार्य ऐसे हैं जो नारी उत्थान के लिए हर जगह आरंभ किए जा सकते हैं और किए जाने चाहिए। शिक्षा का स्थान सर्वप्रथम है। निरक्षरता मिटाए बिना ज्ञान के कपाट खुलने का अवसर ही नहीं आएगा। प्रौढ़ महिलाओं के लिए तीसरे पहर चलने वाली पाठशालाएं मोहल्ले मोहल्ले और गांव-गांव स्थापित की जानी चाहिए। इनसे अक्षर ज्ञान ही नहीं, मानव जीवन एवं सामाजिक स्थिति की सभी छोटी बड़ी समस्याओं के स्वरूप समझाए जाएं और
चारों ओर फैली हुई विकृतियों के दुष्परिणाम एवं निराकरण करने के उपाय सिखाए जाए। इस प्रकार का शिक्षण नारी उत्कर्ष और आधारशिला बन सकता है। जहाँ संभव हो सिलाई आदि गृह उद्योगों का भी उसमें सम्मिश्रण रखा जाए। कन्याएं पाठशालाएं, महिला विद्यालय, बाल मंदिर, शिल्प शिक्षा, आरोग्यशाला, प्रसूति गृह, संगीत प्रशिक्षण, कला कौशल जैसी कितनी ही रचनात्मक गतिविधियां महिला सेवा संगठनों द्वारा चलाई जा सकती हैं। सुशिक्षित महिलाएं उनके संस्थापन एवं संचालन का उत्तरदायित्व संभालें तो धन के अभाव में ये प्रवृत्तियां रुक सकने वाली नहीं हैं। अवश्य ही जनता का उदार सहयोग उन्हें मिलेगा। पति की छोटी बहन ने कहा, भाभी जी, स्त्रियां सोचती हैं हम कुछ नहीं कर सकती, पर यदि सोचे तो उन्हें भगवान ने पुरुष से कम शक्ति नहीं दी। इन शब्दों ने हैरियट स्टोक को शक्ति से भर दिया। वे लिखने लगी और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसने अमेरिका में गृह युद्ध करा दिया और अमेरिका की सरकार को वर्ण भेद को समाप्त करने के लिए विवश होना पड़ा। दुनिया में 22 भाषाओं में अनुवादित होने वाली यह पुस्तक टॉम काका की कुटिया के नाम से प्रसिद्ध है।